नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार बारिशों ने न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड और उसके साथ साथ पंजाब में जो तांडव रचा है, उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है और कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी देखने को मिला है। लेकिन क्या हम मान के चलें कि ये जो बारिशें हुई हैं, क्या वाकई एक नेचुरल कैलामिटी था या इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मैन मेड डिजास्टर या हमारी गलतियां थी जिनका खामियाजा आज हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं? और क्या आने वाले समय में जो क्लाइमेटिक चेंज है, जो पर्यावरण का जो जलवायु परिवर्तन है, उसका एक बार फिर जो दूरगामी प्रभाव मानवता को और इस तरह की बिल्ड्स को देखने को मिलेगा? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के प्रोफेसर संदीप पंडिता जी। सर, स्वागत है। थैंक यू। प्रोफेसर, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो प्रकृति ने अपना तांडव, खासकर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चशोती, उसके बाद कठुआ, उधमपुर और फिर जम्मू संभाग, और अगर लार्जर स्केल की अगर बात करें उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में जो जल प्रलय, फ्लैश फ्लड्स की स्थिति जिसने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है, अभी हम उससे उभरते हुए नजर आए। क्या एक जलवायु परिवर्तन को उस पर दोषी ठहराया जाए या इसके पीछे कहीं ना कहीं मैन मेड डिजास्टर्स नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आज इस स्टूडियो में बुलाया है और मैं लोगों से आपके माध्यम से बात करूं। जैसे जलवायु की बात करें, ये तो हम मानते हैं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उनकी बात ये तो सबको पता है क्या क्या कारण है। लेकिन जब हम आज की बात, जो आपने जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या उत्तराखंड और हिमाचल की बात की, तो इसमें जलवायु का तो प्रभाव है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो जलवायु हुआ क्यों है। वो जलवायु इसलिए हुआ क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस जलवायु को खराब कर लिया। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। आपने चशोटी के एक एग्जांपल बताई, वहाँ फ्लैश फ्लड हो गया। पहले ये कहा गया कि वो जी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, जबकि हमने डे वन से कहा ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट नहीं है। बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश ऊपर हुई है, जिसको हम इंटेंस रेनफॉल भी कह सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं, और पानी अचानक नीचे आ गया और पानी का अपना जो रास्ता है वो बंद है। वहां पर हमने मकान बनाए, हमने लंगर बनाए, हमने उसको, क्योंकि क्या होता है, ये जो पहाड़ी इलाके में बहुत कम जगह मिलते हैं जो प्लेन होती है, तो लोग प्रेफर करते हैं उस एरिया में, और वो होता है रिवर का बैंक। उस रिवर के बैंक पे आया, नाले के बैंक पे आपने अपना घर बनाया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और जब ऊपर से पानी ज्यादा आएगा तो वो उसको ले जाएगा। और चशोटी में यही हुआ। यही अगर आप उत्तरकाशी में जो दालेरी में हुआ, वहां क्या हुआ कि रिवर ने अपना एक कोर्स बनाया था, उस कोर्स के आगे उसने अपना मटेरियल डिपॉजिट किया था, और उस डिपॉजिट जब मटेरियल हो गया, वहां वो बढ़ गया थोड़ा, तो रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया। लेकिन हमने क्या किया, वहां मकान बनाए, जो उसका प्लेन है उसी पर मकान बनाए, होटल बनाए, एक बड़ा टाउन बन गया। जब बारिश ऊपर ज्यादा होगी, फ्लड हो गया, और उस फ्लड की वजह से वो पूरा, जब पानी का एक होता है एक तरीका कि वो अपने रास्ते सीधे चलता है, वो दाएं बाएं घूमने की कोशिश कर नहीं रहा। अगर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन उसको, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, तब मुड़ेगा। अदरवाइज पानी तो सीधा अपना रास्ता बनाया, और वहां पर दालेरी में क्या किया उसने, वो अपना रास्ता बनाया, और सारे का सारा वो जो टाउन बन गया था उसको, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, काफी लोग जो दुर्भाग्य है। अब रहा सवाल कि इसका जलवायु का रोल है, बिल्कुल है, जलवायु का रोल है, क्योंकि हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज के हमारे बहुत सारे एविडेंसेस हैं, हमारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं। अब बारिश का अगर देखोगे पैटर्न, जो आपका उसका बारिश का पैटर्न वो चेंज हो रहा है। जब मानसून की हम बात करेंगे, अगर हम पिछले 10-15-20 साल की बात करें, तो मानसून में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई है। और अगर हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में जो देखे हमने, दो सबसे ज्यादा फ्लड जो देखा 1988 में देखा, 2014 में, और उससे ज्यादा फ्लड जो भी इस बार आ गया। इसका कोई रीजन है, बारिश ज्यादा हुई, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई। हम नॉर्मली मानसून में क्या है कि मानसून में हमारे मानसून क्लाउड्स आते हैं अरबियन सी या इंडियन ओशन से आ रहे हैं, और ये इनको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, और ये क्लाउड्स लेके आते हैं, और जम्मू में नॉर्मली 1 जुलाई के अराउंड पहुंच जाता है। 1 जुलाई और 20 जुलाई के बीच में इसका मानसून का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा, बहुत वीक रहा। लेकिन 20 जुलाई के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी से क्लाउड्स आते हैं,
वो, और जब ये मानसून क्लाउड्स आके ये मिले इसमें जम्मू एंड कश्मीर में, या हम पूरे हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमालय में इंटरेक्ट कर गए ये दोनों जो क्लाउड्स थे, और इन क्लाउड्स में बहुत ज्यादा मॉइस्चर था। और जब ये माउंटेन्स के पास पहुंचते, ये ट्राई करते ऊपर चढ़ने की, क्योंकि आगे इस पे जाने की जगह नहीं, तो उसको हम ओरोग्राफिक राइज कहते हैं। जब ये माउंटेन्स पे ऊपर चढ़ गए, ये क्लाउड्स आपस में जुड़ गए और बहुत ज्यादा थिक क्लाउड्स हो गए, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, या जिसको हम अब क्लाउड बस्ट भी कहते हैं। तो जब ज्यादा बारिश हुई, उस बारिश को जगह होती नहीं पहाड़ों में, उसको वही छोटा सा नाला मिलता है, उसी नाले से आता है, और नाले के आगे जितना भी होता है, डेबरी आता है, पत्थर आते हैं, पेड़ आते हैं, और वो अपने आप उसको ले जाता है। ये मैकेनिज्म हो गया, और ये इस साल का जो सबसे अनफॉर्चुनेट हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, घर तबाह हो गए, और इतनी सारे डैमेज हो गई। प्रोफेसर साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का आपने एस्पेक्ट्स क्लियर कर दिए हैं दर्शकों की जानकारी के लिए। पंजाब में जो जल प्रलय था उसके पीछे क्या कारण था? क्या कारण था कि पंजाब आज पानी में डूबता हुआ नजर आया? ऐसा है, हिमाचल में या जम्मू एंड कश्मीर या पहाड़ों पे जब बारिश पड़ती है, वो तो प्लेन एरिया की तरफ जाएगी। अब जब हिमाचल और कुछ पार्ट उत्तराखंड का जो बारिश आ गई, वो बारिश नीचे प्लेन में जब आ गई, आगे बहुत सारे डैम्स है, डैम ओवरफ्लो हो गए, पानी बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं डैम खोलने भी पड़े, क्योंकि डैम का ये है, अगर पानी नहीं खोलोगे वो टूट जाएगा, काफी नुकसान करेगा। जब वो पानी प्लेन में आ गया, जिसमें अब मोस्टली ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब है, अमृतसर है, गुरदासपुर वगैरह, ये एरिया, इस एरिया में जब पानी आ गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ ये है कि लोग वहाँ यूज करते हैं केमिकल्स, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट है, वहाँ चाहे चाहे हमें अनाज वहीं से निकलता है, बहुत सारा अनाज वहाँ से निकलता है, तो केमिकल्स हम खाद यूज करते हैं, केमिकल खाद। उस केमिकल का इम्पैक्ट क्या होता है कि वो जब नीचे जमीन में जाता है, सॉइल में जाता है, वो एक लेयर सा बनाता है, बहुत ही थिन लेयर बनाता है, और वो जो उसके जो केमिकल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉइल के जितना भी परमेबल, जो सॉइल में जितने भी सुराख होते हैं, उनको वो क्लॉग करता, बंद कर देता है। और वो जब पानी ज्यादा आएगा, उस पर जब पानी आता है, वो उसको नीचे जाने नहीं देता है। आप ये देख लो, पंजाब में अब बाकी सब जगह पानी निकल गया, ठीक हो गया, लेकिन पंजाब में अभी भी पानी भरा हुआ, वो पानी सॉइल में नहीं जा रहा। जम्मू में आप देखो कि पानी आता है, अगर कहीं रुक जाएगा पानी, आधे घंटे के बाद वो नीचे चला जाता है, एब्जॉर्ब होता है, इन्फिल्ट्रेट होता है, उससे एक तो ग्राउंड वाटर राइज होता है, उसका रिचार्ज होता है, लेकिन पंजाब में ये चीज नहीं हो रही। रीजन ये है, वहां एक मैंने एक वीडियो देखा, वहां एक आदमी है जो टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा, उसके 8-10 एकड़ जमीन है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा, कोई खाद यूज, केमिकल यूज नहीं कर रहा, उसके खेतों में पानी नहीं है। ये मेरे वीडियो देखा उसकी। सो रीजन बीइंग कि जो द बेस्ट वे इज कि अगर आप पंजाब को बचाना है, पंजाब के एग्रीकल्चर को बचाना है, तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दिस केमिकल, ये जो केमिकल हम यूज कर रहे हैं, उससे बेटर है ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, या कोई और तरीका ढूंढे जिससे ये सॉइल जो है क्लॉग नहीं होगी। जब सॉइल क्लॉग होती है, उसमें पानी नीचे नहीं जाता, रिचार्ज नहीं होता, ऊपर ही पानी रहता है, बस। मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, बहुत बड़ी इस वक्त चुनौती हम सबके सामने है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड की अगर बात करें, जो डिफॉरेस्टेशन की एक्सटेंट है, जम्मू कश्मीर भी इसे अछूता नहीं है, यहाँ पर भी लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, ग्रीन गोल्ड लगातार उसको काटा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि डिफॉरेस्टेशन, उसके साथ साथ अनप्लान्ड टाउनशिप और एनक्रोचमेंट एक बड़े कारक तीनों मिलकर, जिसके कारण ये तबाही का आलम देखने को मिला है? हम क्लाइमेट चेंज में या जलवायु या परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें एक तो एस्पेक्ट यही है कि हम जंगल जो है, जंगल की जो कंसंट्रेशन या परसेंटेज है, वो बहुत कम हो रही है। उसका रीजन ये है कि लोगों को एक तो ग्रीड है, लोगों को अपनी जरूरतें भी जरूरत है, उनको मकान बनाने, बहुत सारी चीजें हैं। तो पेड़ का एक सबसे अच्छा होता है, पेड़ का फोटोसिंथेसिस होता है, यानी वो अपनी सांस लेता है, वो अपना जो खुराक बनाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड काफी है। हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट गैस होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो ये जो पेड़ है वो पी लेते हैं, उसको यूज करते हैं, तो वो कम करते हैं। हमने वही पेड़ खत्म कर दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्लाइमेट में बढ़ती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसकी कंसंट्रेशन जो है, हम पीपीएम में बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, जो 1950 में था, उससे कम से कम वो 180, 200, 250 के करीब था, वो इस वक्त 400 के करीब पहुंचा है। तो इतना बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। तो नेचुरली उस एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए, उसमें कार्बन हटाने के लिए पेड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने काफी खत्म। दूसरा, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन जो हो रहे,
हम अर्बनाइजेशन को रोक नहीं सकते, ये होना ही है। हम जितना भी ग्रोथ हो रहे कंट्री में, डेवलपमेंट हो रहे, ये चीजें होनी है। बट एक प्लान्ड वे, अगर उसको प्रॉपर प्लानिंग में कही जाए, एक प्लानिंग की जाए कि किस जगह जहां पर हमें बिल्डिंग चाहे, ये जैसे हम अलग अलग एरियाज हैं, कुछ एरियाज हैं जहां आप सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस बना सकते, कुछ एरियाज है जहां आप सिर्फ ये फैक्ट्री बना सकते, इंडस्ट्रीज बना सकते। सो अलग अलग हम अगर लैंड यूज और उसको प्लान करेंगे कैसे, कौन सी जगह क्या बनाना है, एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्लानिंग को फॉलो करना चाहे। तीसरा आपने कहा एनक्रोचमेंट, वो सबसे बड़ा, आप जम्मू की बात करें, आप जम्मू में ये जो है जब फ्लड अभी आ गई, बारिश में आ गई, और हर बार होता है, आप छन्नी में देखो, आप ये जो ऊपर वाला पार्ट देखो, या आप जानीपुर भट्टंडी इस साइड एरिया में देखो, हर बार बारिश आते लोग बाहर निकलते, घरों में पानी आता, सड़क खराब हो गई जी, सड़कों में पानी आ गया, नुकसान हो गया। और रीजन वही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा जम्मू के, हमारे भाग्य बहू की बात। हमारे यहाँ ये कासिम नगर है, ये बहुत, मैं हर जगह ये बहुत रिपीट करता हूँ, किसी वक्त ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो नाला था, ये हमने स्टडी की है, इसकी विड्थ 30 मीटर थी। 87-88 की बात करें, 30 मीटर इसकी, 30 मीटर विड्थ थी इसको, जिसमें पानी आता था, बारिश आता। आज वो 5 या 6 मीटर रह गया। अगर जिस वक्त जिस तरह चशोटी में पानी आया, या जिस तरह हिमाचल या बाकी जगहों में पानी आता पहाड़ों से, अगर यहाँ पर इस तरह पानी और वो रात को आ जाए, कि आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां कितना नुकसान होगा, डिजास्टर हो जाएगा। क्योंकि ये एनक्रोचमेंट है। हमारी ये जो 4th ब्रिज के पास लोगों ने जमीन बनाए, तवी के किनारे पे मकान बनाए, तो तवी के किनारे अभी तो उसने दिखाया अपना रूप, तवी ने, उसने ब्रिज भी ले लिया। तो ये एनक्रोचमेंट ये कर सकती है, इसमें कोई दुराई नहीं। और ये हमेशा कहा गया है, चाहे हम केदारनाथ की अगर बात करें, कि अगर आप कुदरत से उसकी जमीन लोगे, एक समय आएगा कि कुदरत वो जमीन वापस रिट्रीव करेगी। वही देखने को मिला है। लगातार जो कंस्ट्रक्शंस मैन मेड हुई हैं, चाहे कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल, आज वो ढांचे ध्वस्त होते आए हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो रास्ते हैं नदियों के, उन पर जब मकान बनेंगे तो नेचुरली एक डिजास्टर होने की संभावना है। जम्मू शहर की अगर बात करें, जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, लगातार जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उससे क्या यहाँ पर जो रेनफॉल का पैटर्न है उसमें भी एक तब्दीली देखने को मिली? ये तो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, और स्टडी हुई है कि इसमें रेनफॉल जो है, जो बारिश है, इसमें पैटर्न में चेंज हो जाएगी। और ये हर साल होता है, ये जरूरी नहीं है। कुछ 8-10 साल 12 साल के बाद एक आप देखोगे, फॉलो करोगे कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, और बीच में 8-10 साल में शायद कम हुई होगी। बट क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न रेगुलर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब ज्यादा क्लाउड्स आएंगे, ज्यादा बारिश होगी, खासकर ये जो मानसून के टाइम में, और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आते हैं, जब ये इंटरेक्ट करेंगे, ये काफी हैवक हर बार करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्मली विंटर में ज्यादा आते हैं, लेकिन इस बार काफी जो क्लाउड्स वहां से आ गए। और दूसरा ये है कि जब हम जम्मू सिटी की बात कर रहे हैं, या जम्मू के या पेरिफेरी की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने सारे नाले वो एनक्रोच किए। हमने घर, अगर आप देखोगे ये जो सैटेलाइट पिक्चर्स 1980-1990 की, तो जानीपुर में बिल्कुल पहाड़ हैं, जंगल हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं। इस वक्त सिर्फ अगर आज का देखोगे पिक्चर, उसकी आज का उसकी इमेज देखोगे, सिर्फ कंक्रीट है, जंगल ही जंगल। और वो कंक्रीट क्या है, सारे घर, बिल्डिंग्स बनी है। सो हमने बहुत सारा नुकसान ऑलरेडी अपने इस एरिया में कर लिया है। और जो यहाँ ड्रेनेज है, उस नेचुरल ड्रेनेज को खत्म कर दिया। वो नेचुरल ड्रेनेज, जैसे आपने कहा कि रिक्लेम करेगा, रिवर हो, नाला हो, उसने अपने रिक्लेम करने है, उसके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हो। तो जब अभी अगर आप देखोगे, जब बारिशें होगी, तभी मैं डेंजर मार्क ऊपर क्रॉस कर गया, पानी बहुत ऊपर आ गया। तो जितने भी ऊपर से जो बारिश आ रही थी, चाहे जानीपुर हो या उन एरियाज में, वहां से जितने भी नाला आ रहे बहुत ही फुल थे, उनमें पानी बहुत बहुत ज्यादा था। और वो पानी तवी में जा नहीं पाया, क्योंकि तवी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है। वो पानी जो है वो पीछे चला गया, रिवर्स में हो गया। और रिवर्स होने के बाद उसने क्या किया, जितने भी लो लाइंग एरियाज है, वहां लोगों के घरों में चला गया। आप हमारी यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में बहुत सारे घरों में चला गया, 6-6 फुट 7-7 फुट पानी चला गया। सो ये तो करना ही पानी जैसे। और बारिश, ये एक्सपेक्ट, मैं ये सोच रहा हूँ कि दैट इन नियर फ्यूचर हर बार हर साल बारिश ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। यानी कि एक बड़ी चुनौती आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। प्रोफेसर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि बाकी स्टेट्स में भी, चाहे हम कमर्शियल एक्टिविटीज की भी बात करें, कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, नेक्सस की बात की जा रही है। लेकिन अगर जम्मू की बात करें तो यहाँ पर क्या जो फ्लड प्रोन जोन्स है उनकी एक प्रॉपर मैपिंग की गई है ताकि एक बेटर वे में परसीव किया जा सके अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया को?
नहीं, जब हम देखते हैं तो हम यहाँ बात करते हैं तो जम्मू म्यूनसिपैलिटी भी है, उनके पास भी प्लान होते हैं। जहाँ हमारे ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्टर्स होते हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया होता है, जो म्यूनसिपैलिटी का प्लान है, और हर 10 साल के बाद शायद वो रिवाइज होगा। उनका तो प्लान होगा, बट उस प्लान को फॉलो किया जाता है, मुझे तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जो हम परसीव कर सकते हैं या देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता हम वो फॉलो कर रहे हैं। रीजन भी, अगर वही फॉलो किया होता तो हम नालों में मकान नहीं बनाते, हम नालों में या नालों के बैंक्स पे, वेरी क्लोज टू द बैंक्स ऑफ द रिवर, हम घर नहीं बनाते, हम उनको अलाउ नहीं करते। हम जो इंक्रोचमेंट नालों पे या उन जगहों पे होते जो फ्लड प्रोन एरियाज है, वहां फिर वो घर नहीं बनते। मुझे नहीं लगता वो फॉलो हो रहा है। 100% फॉलो हो रहा होगा, बट 100% नहीं फॉलो हो रहा है। जब तक वो 100% फॉलो नहीं होगा, ये चीजें हर साल होनी है। लगातार इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह आपने नाले का जिक्र किया, कासिम नगर 30 फुट आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होते हुए 4-5 फुट, और जब पानी आया है सैनिक कॉलोनी और आसपास के इलाकों में, नानक नगर की अगर बात करें तो वहाँ पर रिवर्स देखने को मिला। एमए स्टेडियम की अगर बात करें, वहाँ पर पानी आ गया था। क्लस्टर यूनिवर्सिटी, साइंस कॉलेज, ये सब प्रभावित क्षेत्र थे। अगर हम बन तालाब की तरफ चले जाएं, खेरी क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं आ रहा, लेकिन जो मकान है उसमें भी बड़ी बड़ी क्रैक्स देखने को मिली। उनके पीछे क्या कारण देखते हैं सर आप? इसमें जैसे अभी कहा आपने कि ये जो एरियाज है, ये फ्लड आ गया। 88 की मुझे याद है, मैं एमएससी कर रहा था यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में, हमारा न्यू कैंपस यूनिवर्सिटी में था डिपार्टमेंट। तो उस वक्त पानी जब आ गया तो हमारे ओल्ड कैंपस में हॉस्टल थे, कुछ डिपार्टमेंट थे, इवन वाइस चांसलर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी वहाँ था, 1 फ्लोर तक पानी आया। उसका रीजन था कि जब तवी में पानी ज्यादा आ गया, जो अभी हमारी पार्क बनी है, हरि सिंह पार्क, ये ब्रीच कर गया और वहां से पानी जीवल की तरफ से होके उसने सारा एरिया इनंडेट। इस वक्त का एक मैं कहता हूँ एक अच्छी सी बात हुई, जो हमारे तवी में ये बराज बन रहा है और उसके साथ जो कंक्रीट उसके बैंक्स बन गए, उससे बहुत सारी प्रोटेक्शन की वो प्रोटेक्ट। लेकिन जो कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर था, डेंजर, आप देखो पुल को टच किया था पानी ने, इतना ऊपर पानी है। तो जो जम्मू के नॉर्थ में पर्टिकुलरली जो ये हिमालयन पार्ट है, बठंडी वगैरह, इन ये जो जानीपुर साइड, यहाँ भी बहुत बारिश हुई, कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, वहां से भी बहुत पानी आया, उसको जगह नहीं मिली। अब उसको अगर जगह मिलती तो रिवर में चला जाता, वो मिली नहीं, उस पानी ने उसको वापस धक्का दिया और जितने भी वहां से नाले आए थे वो ज्यादा पानी आ गया। वो पानी बैक फ्लो करके ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी या बाकी ये जो कृष्णनगर एरिया में, उसने वहां डैमेज किया। इवन के नीचे वाले एरियाज में भी, या आप देखो ये जो फोर्थ ब्रिज के आगे, या इवन यहाँ बेली चराना वगैरह, इस एरिया में पानी आ गया। तो ये वो रीजन है। यहाँ जो नानक नगर साइड है, ये तो सारा ये जो छन्नी वनी से यहाँ से जितना पानी, और पानी बहुत आया तो उसको आगे जगह नहीं। मैंने कहा वही कि नाले जितने थे वो छोटे हो गए, तो पानी ने आना है, उसने रास्ता अपना देखना है। वो चाहे घर नहीं देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, जो सामने उसको वो उसको अपने साथ, क्योंकि पानी में सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें प्रेशर बहुत होता है। अगर हम कहते हैं कि अगर 1 फुट पानी सड़क पे है तो गाड़ी नहीं चलाओ, क्योंकि वो पानी अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हो, कहीं काजवे है, वो आपको कोई छोटा सा नाला भी है, तो वो 1 फुट पानी भी गाड़ी को गिरा सकता है। सो यहाँ तो 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 फुट का पानी आ रहा था, तो वो उसमें बहुत प्रेशर होता है। और मैं आपको एक आपके माध्यम से ये इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताना चाहता हूँ, 2014 में जब फ्लड्स आ गए तभी ब्रीच हो गया, इसका एक साइड निकल गया, सेम जो इस बार हुआ। तब ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ एक सेमिनार रखा गया 2014 फ्लड्स, उसमें कश्मीर में काफी नुकसान हुआ था, जम्मू में भी। वहां डिस्कशन में मैंने ये भी कहा था, तब मैंने कहा ये जो आपने फोर्स ब्रिज बनाया, इसके एक टेक्निकल फला है। फला क्या है, हमने उसमें ये जो पायर बनाया जिसको पिलर कहते हैं, वो आपने रिवर में बनाया, और लास्ट पिलर जो है वो रिवर बैंक पे होना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, वो फिर उस के बाद जो बैंक के बाद जो खाली जगह है उसको फिल करते हैं। तब तक वो फिल किया, निकल गया। 2014 के बाद उसको कंक्रीट बनाया उन्होंने, लेकिन इस बार वो कंक्रीट भी ले गया, क्योंकि पानी जब किसी जगह हिट करता है वो मोशन करता है, राउंड मोशन, स्वर्लिंग कहते हैं। और जब वो स्वर्लिंग करता है, वो क्या कहते हैं उसको, पानी नीचे चला जाता है, वो नीचे से इरोजन करना शुरू करता है, और उसके बाद आप वो 10 मीटर तक भी नीचे उसको कंक्रीट डालो, वो एक न एक टाइम उसको निकाल देगा। सो बेस्ट है, अगर आपको फोर्थ ब्रिज बनाना है, आपका एक और पिलर इसको यहाँ साइड में करना, ये जो बैंक है इस पे खड़ा कर दो, उसको पानी को जगह छोड़ो अपनी, वो निकल जाएगा, कितना भी पानी आएगा कभी डैमेज नहीं करे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, क्योंकि आपका एक तवील एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को लेकर है और यहाँ की सिचुएशन क्लाइमेट को लेकर है, क्या करने की आवश्यकता है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो चुका है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ से इस लेवल की दोबारा आने वाले समय में डैमेज ना हो सके, क्या करने की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात है कि हमें पता होना चाहिए कि बारिश कब आए। आजकल तो IMD
रोज हमें इंफॉर्मेशन देता है, अलर्ट्स देते हैं, मैसेज आते हैं फ्लडिंग हो सकती है, इतनी बारिश होगी। तो एक तो यह है कि मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, किस एरिया में कितनी बारिश हुई, कब तक है। और जब फ्लडिंग आ रही है, जैसे इस बार जो फ्लड आ गया तभी से पानी शुरू हो गया, उधमपुर में अलर्ट आ गया कि 11 बजे वहां पानी चढ़ना शुरू हो, तो आते आते उसको टाइम लगा जम्मू में, जब तक उसके यहाँ इनंडेट सारा है किया। सो एक तो यह मॉनिटरिंग है जो IMD कर रहा है। दूसरा, ये फ्लड चैनल जितने भी हैं इनको मॉनिटर करना पड़ेगा, सो दैट हम एडवांस में लोगों को इन्फॉर्म करेंगे किन एरियाज में पानी आ सकता है, कहाँ। एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, जो वी कैन से कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे हमारे ये होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स होते हैं, इमरजेंसी सेंटर्स होते हैं, कुछ है जम्मू में भी, श्रीनगर में भी। उनको बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि उनको ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज देनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, सो दैट वो एक स्पॉट पे सब चीजें इंफॉर्मेशन उनको, सो दैट वो डिसमिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन। ये एक लोकलाइज, एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी या सेंट्रलाइज सेंटर होना चाहिए। प्रेडिक्शन हो, फिर आप अलर्ट दे सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो एरियाज है वल्नरेबल एरियाज है वहां पर हमें लोगों को रहने नहीं देना चाहिए। अगर वो अभी भी वहां घर बने हैं, उन घर को शिफ्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, उन एरियाज में जो लो लाइंग एरियाज है, जहां पर्टिकुलरली इन कंडीशन में पानी ज्यादा जा सकता है, वहां नुकसान हो सकता है। अब शुक्र है कि इस बार ये दिन को हो गया, अगर यही चीज रात को हो जाती तो हमारे, मुझे लगता है जम्मू सिटी में भी बहुत कैजुअलिटी हो जाती। सो इसलिए वो एरियाज है आइडेंटिफाई करने चाहें, और अगर वैसा लगे कि उन एरियाज में बारिश हो सकती है, फ्लड आ सकता है, तो वहाँ इवैक्यूएशन पहले ही करनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो हमारे एनक्रोचमेंट है, जो ड्रेनेज पे हर जगह, जम्मू में ड्रेनेज आई नहीं, वो सारी एनक्रोच्ड है, उसको क्लियर करना चाहिए। और एक और बात, सिटी में क्या है कि हम रोड्स बना रहे हैं, सिटी में कहीं नहीं आपको रोड के साथ ड्रेनेज है, डीप ड्रेन नहीं है, कहीं कहीं तो बना रहे हैं अब, बट हम क्या करते हैं, जब बारिश पड़ती है वो रोड्स के साथ अलग पानी चलता है, गाड़ी चलते हैं 3 फुट पानी उसके बीच में भी, लेकिन वहां अगर एक डीप ड्रेन हो, सो दैट मैक्सिमम पानी उस ड्रेन से निकल जाए, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी रिवर का, यहाँ जम्मू में तो प्लेन में ज्यादा प्रॉब्लम है, ऊपर पहाड़ी पे, क्योंकि हम जब ओल्ड सिटी की तरफ जा रहे हैं, स्लोप ज्यादा है, पानी खुद ही नीचे आता है, बहुत तेजी से आता है। लेकिन जो आप नीचे की तरफ है, जहाँ प्लेन एरियाज है, जैसे तालाब तुल्लू है, ये जो जीवल वाला एरिया है, फिर गांधीनगर एरिया, तो वहां तो बस ड्रेनेज चाहे जो पानी को ड्रेन आउट करे, उस वक्त जितना भी एक्स्ट्रा पानी वो ड्रेन आउट हो जाए, वो कहीं चला जाएगा, जिसका उसका जो उसका कोर्स उधर चलेगा, उससे काफी फर्क पड़ जाए। यानी कि कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जो लगातार कुदरत के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज और लगातार जो प्रोजेक्ट्स, एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर सरकार आ रही है, उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार पर्यावरण के साथ मिलकर उन प्रोजेक्ट्स को अमल में लाया जा सके, लेकिन वो हो नहीं रहा। ये एक बड़ी चुनौती है। प्रोफेसर पंडिता, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, खासकर जलवायु परिवर्तन और जो ये त्रासदियां हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब में देखने को मिली है, उस पर आपने अपनी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद।